चची जान, पुराना कपड़ा इस्तेमाल करने से मुझे इन्फेक्शन हो गया है। मुझे एक पैड दे दें प्लीज। आयमा ने सर झुकाए तमकिनत बेगम से इल्तिजा की। बेगैरत, बेहया, मेरी बेटियों के कमरे की तलाशियां लेती है। इनका खर्चा मेरा मियाँ उठाता है। तेरा कौन है जो इतनी अय्याशी करवाऊं तुझे? जा दफाओ, बर्तन धो। वो आंसू पूंछती काम में जुट गई, जबकि बाहर खड़ा दाऊद अपनी माँ की संगदिली पर दंग रह गया। आयमा बचपन से इसके निकाह में थी, लेकिन दाऊद जैसे बिजनेसमैन को इसमें कोई दिलचस्पी ना थी, क्योंकि वो गांव साल में सिर्फ 2 बार आता। अगली सुबह आयमा घर से गायब थी। तमकिनत बेगम ने खूब वावेला मचाया। अम्मी, आपको खुश होना चाहिए, वो तो मनहूस थी, राइट? तुम्हारे पैड और पैंटी काले बैग में रखे हैं। वो मैसेज टाइप करते मुस्कुराया। डाइनिंग रूम की फिजा में एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। दाऊद खामोशी से सोफे पर टांग पटांग रखे बैठा था। ऊंचा लंबा दराज कर, चौड़ी जिसामत, कसरती वजूद, स्याह शलवार कमीज में मलबूस वो वडेरा लग रहा था। इसकी शख्सियत में ऐसा रोब और दबदबा था कि अगला नजर उठाकर इसकी तरफ देख तक नहीं पाता था। गंदमी रंगत और चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी कि पहली नजर में सामने वाला मरूब हो जाए। वो अभी कुछ देर पहले ही शहर से वापस आया था। साल में 2 मर्तबा इस हवेली का रुख करता था, और हर बार सिर्फ अपने बाप की खातिर, वरना गांव आना इसके लिए तौहीन आमीज था। इसके सामने चाय का कप रखा हुआ था, जो अभी थोड़ी देर पहले इसकी सौतेली बहन रख कर गई थी, जिसे हाथ लगाना भी इसने जरूरी नहीं समझा था। वो दुनिया का जाना माना बिजनेस टाइकून था, जिसने कम उम्र में ही अपना काफी नाम कमा लिया था। इस वक्त इसकी तवज्जो कहीं और थी। इसी दौरान तेज कदमों की चाप सुनाई दी और आयमा बुखलाई हुई अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। वो सीधा कमरे में रखे सोफे के पीछे गई और झुककर कुछ ढूंढने लगी। वो इस कदर उजलत में थी कि इसे ये एहसास तक नहीं हुआ कि कमरे में कोई मौजूद है। दाऊद ने खामोश निगाहों से इसे देखा। इसकी बेकरारी, इसके उलझे हुए अंदाज और चेहरे पर फैली घबराहट को गौर से देखता रहा। चंद लम्हों बाद आयमा ने सोफे के नीचे हाथ डाला और जल्दी से एक पैड निकाल लिया। जैसे से सुख का सांस लिया, दाऊद ने हल्के से गला खंखारा। आवाज सुनते वो चौंक कर सीधी हुई। निगाह सामने बैठी शख्सियत पर पड़ी तो इसका रंग एकदम बदल गया। फिर नजर अपने हाथ में मौजूद पैड पर गई और शर्मिंदगी से इसकी गर्दन झुक गई थी। चंद लम्हे वो साकित खड़ी रही, फिर जल्दी से सर हिलाकर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। दाऊद ने मुख्तसर से निगाह इस पर डाली। वालेकुम अस्सलाम। बस इतना ही कहा था कि आयमा ने दोबारा इसकी तरफ देखने की हिम्मत की और तकरीबन भागती हुई वहां से निकल गई थी। वो मासूम मोमी गुड़िया आज एक अजीब ही कशिश खुद में लिए आई थी। दाऊद की नजरें कुछ देर बंद दरवाजे पर जमी रही। वो अपनी बीवी को ही पहचान नहीं पाया था। वो इतनी बड़ी हो गई थी कि ये बात इसे सोच में मुब्तला कर गई थी। अभी वो अपने ख्यालात में गुम था। इतने में शहरोज साहब अंदर दाखिल हुए। इन्हें देखते ही दाऊद फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। एक ही इंसान था जो अपनी मोहब्बत से इसे खींच लेता था, वरना वो कभी गांव में कदम भी ना रखे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अगले लम्हे शहरोज साहब ने इसे अपने सीने से लगा लिया था। इनकी रूह तक सरशार हो गई थी। इनकी आंखों में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। कैसे हो दाऊद? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अब तुम्हें देख लिया ना तो ठीक हूँ। वो मुस्कुरा कर इसके बराबर वाले सोफे पर बैठ गए थे। चंद लम्हे कारोबार, सफर और सेहत के मामूल के सवाल जवाब होते रहे। फिर अचानक दाऊद की नजरें दरवाजे की सिमत उठी, जहां से भी आयमा गई थी। इसने गहरा सांस लिया। वो आयमा थी ना? शहरोज साहब ने मुख्तसर सा सर हिलाया। हाँ, तुमने गौर किया कितनी कमजोर हो गई है? दाऊद खामोश रहा। पिछले साल जब तुम आए थे, याद हो गए, इसके चेहरे पर रौनक थी, जिस्म भरा हुआ था। अब देखो जैसे कई सालों के बीमार हो। दाऊद की नजरें खामोशी से सामने पड़ी मेज पर जम गई थी। शहरोज साहब के लहजे में अब दुख शामिल हो चुका था। मैं तुम्हें कितने अरसे से एक ही बात समझा रहा हूँ दाऊद, इस बच्ची को अपने साथ ले जाओ, रुखसती कर लो। आखिर कब तक इसे इस हालत में छोड़े रखोगे? दाऊद ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें शायद
अंदाजा नहीं कि तुम्हारी माँ इसके साथ किस तरह पेश आती है। शहरोज साहब की आवाज भारी हो गई। तुम्हारे होते हुए भी वो तकलीफ में, और तुम्हारे ना होने पर तो इसकी जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाती है। दाऊद के चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं आया, मगर इसकी निगाह अब भी दरवाजे पर टिकी हुई थी। इसका बाप नहीं रहा, माँ नहीं रही, तुम्हारे मरहूम चचा की वाहिद निशानी है वो। हमने बचपन में तुम्हारा निकाह इससे इसलिए किया था कि वो खुद को बेआसरा महसूस न करे। हमें लगा था कि तुम इसके लिए डाल बनोगे, मगर आज इसे देखता हूं तो दिल कट जाता है। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। जानते हो दाऊद, बाज रिश्ते मोहब्बत से नहीं, जिम्मेदारी से निभाए जाते हैं, और अक्सर जिम्मेदारी निभाते निभाते मोहब्बत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। दाऊद के हाथ की गिरफ्त कुर्सी के बाजू पर मजबूत हुई थी, मगर इसने सर नहीं उठाया। शहरोज साहब आहिस्ता से बोले, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मगर एक सवाल जरूर करता हूं। अगर तुम भी इसका सहारा ना बने तो फिर वो किसके दरवाजे पर जाए? दाऊद ने पहली बार गहरा सांस लिया था। इसकी नजरें फिर इसी दरवाजे पर जा ठहरी जहां से आयमा चंद लम्हे पहले निकली थी। शहरोज साहब ने इसे गौर से देखा और धीमी आवाज में बोले, बाज लोग जुबान से अपने दुख नहीं कहते बेटा, वो सिर्फ खामोश हो जाते हैं, और आयमा इन्हीं लोगों में से है। दाऊद ने होंठ भींच लिए थे। जवाब अब भी इसके पास नहीं था। यह शायद था, मगर वो इसे अल्फाज नहीं देना चाहता था। कमरे में बैठे बाप ने महसूस किया था कि इसकी खामोशी पहले जैसी नहीं रही थी। इसकी नजरें मुसलसल इसी सिमत अटकी हुई थीं जहां से एक दुबली पतली घबराई हुई लड़की चंद लम्हे पहले भाग गई थी, और शायद बरसों में पहली बार दाऊद ने इसे दरवाजे को इतनी देर तक देखा था। दोपहर के 3 बज रहे थे। दाऊद अपने कमरे से बाहर निकला था। इरादा लॉन में जाकर कुछ देर बैठने का था, फिर अपने बाप से मुलाकात के बाद वापस शहर रवाना हो जाने का। मगर न जाने क्या था जो इसे रोक रहा था। सुबह से कई बार इसका जहन गैर इरादी तौर पर आयमा की तरफ चला गया था। वो खुद भी इस बेनाम सी कशिश की वजह नहीं समझ पा रहा था। संजीदा चेहरे के साथ वो राहदारी से गुजरा ही था कि किचन की जानिब से आने वाली धीमी मगर लरजती हुई आवाज ने इसके कदम रोक दिए। ताईजान, पुराना कपड़ा इस्तेमाल करने से मुझे इन्फेक्शन हो गया है, प्लीज मुझे एक पैड दे दें। दाऊद के कदम वहीं मुंजमद हो गए। किचन के दरवाजे से चंद कदम दूर खड़ा वो गैर इरादी तौर पर गुफ्तगू सुनने लगा। सामने आयमा सर झुकाए खड़ी थी, जबकि तमकिनत बेगम के चेहरे पर नागवारी फैली हुई थी। बड़ी आई पैड मांगने वाली। इन्होंने हकारत से कहा, बेगैरत लड़की, मेरी बेटियों के कमरे की तलाशी लेती फिरती है। आयमा ने फौरन नफी में सर हिलाया, नहीं ताईजान, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, मुझे वाकई जरूरत है। जरूरत है तो अपने बाप से मांग, जो कब्र में जाकर सो गया और तो जैसी मनहूस को मेरे सर पर छोड़ गया। आयमा की पलकें झुक गई। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर इसने खुद को संभाला। ताईजान, मैं सिर्फ एक पैड मांग रही हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, और मैं कह रही हूँ कि नहीं मिलेगा। तमकिनत बेगम ने सख्ती से जवाब दिया, मेरी बेटियों का खर्चा मेरा शौहर उठाता है, तेरा कौन है जो तुझे इतनी अयाशी करवाए। आयमा ने लड़ती आवाज में कहा, अगर पैड नहीं दे सकती तो कोई साफ कपड़ा ही दे दे। पुराना कपड़ा इस्तेमाल करने से जख्म हो गए हैं, बुखार भी रहता है, खुदा के लिए मेरी बात सुन ले। इसकी आंखों से एक आंसू गिरा ही था कि तमकिनत बेगम का हाथ पूरी कुव्वत से इसके चेहरे पर पड़ा। थप्पड़ की आवाज सुनकर दाऊद के जबड़े सख्त हो गए। आयमा लड़खड़ा गई, मगर गिरी नहीं। इसने फौरन अपने होंठ दांतों में दबा लिए ताकि कोई सिसकी बाहर ना निकले। शर्म नहीं आती? तमकिनत बेगम चीखी, मुझसे खड़ी होकर ऐसी बातें कर रही है, दिन ब दिन जुबान दराज होती जा रही है। मैंने कोई गलत बात नहीं की ताईजान, आयमा ने बामुश्किल कहा। चुप, एक धाड़ नुमा आवाज गूंजी, खामोशी से अपना काम कर, वरना यहीं जमीन खोदकर तुझे जिंदा गाड़ दूंगी, समझ आई? आयमा ने सर झुका लिया। जवाब में सिर्फ हल्की सी जंबिश हुई। तमकिनत बेगम नफरत भरी निगाह इस पर डालकर बाहर निकल गई। इस लम्हे दाऊद फौरन दीवार की ओट में हो गया ताकि इसकी मौजूदगी जाहिर न हो। चंद लम्हों बाद इसने दोबारा किचन की तरफ देखा। आयमा वहीं खड़ी थी। इसका एक हाथ अब भी अपने जले हुए गाल पर था। आंखों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे, मगर हैरत अंगेज तौर पर इसने रोना शुरू नहीं किया, जैसे आंसुओं से वो पुराना ताल्लुक हो। चंद लम्हों बाद इसने चुपचाप आंसू पोंछे, पानी चलाया और बर्तन धोने लगी।
दाऊद खामोशी से इसे देखता रहा। इसे इतना जरूर मालूम था कि माहवारी के दिन औरत के लिए कितने तकलीफदेह होते हैं। दर्द, कमजोरी और बेरामी के बावजूद वो लड़की खड़ी थी, काम कर रही थी और अपनी बुनियादी जरूरत मांगने पर इसे जिल्लत और थप्पड़ मिला था। सुबह इसका कमजोर चेहरा देखकर जो सवाल इसके जहन में पैदा हुआ था, अब इसका जवाब इसके सामने मौजूद था। पहली बार इसे महसूस हुआ कि शायद इस घर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे जानने की इसने कभी कोशिश नहीं की थी। इसकी नजर चंद लम्हे और आयमा पर ठहरी रही, फिर इसने एक गहरा सांस लिया था। अगले लम्हे वो मुड़ा और तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया था। इसके चेहरे पर वही सर्द संजीदगी थी, मगर इसके दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था, ऐसा फैसला जो शायद आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल देने वाला था। रात काफी गुजर चुकी थी। आयमा अपने बिस्तर पर खामोशी से लेटी हुई थी। 20 साल वो मासूम लड़की इस वक्त वाकई किसी मोमी गुड़िया की मानने लग रही थी। ऐसी गुड़िया जिसे बार बार जमीन पर गिराया गया हो और हर बार वो पहले से ज्यादा टूट गई हो। पेट और कमर का दर्द इसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, मगर इसके बावजूद इसके लबों से कोई शिकायत नहीं निकल रही थी। शिकायत आखिर किससे करती? इस घर में इसका कौन था जो इसकी तकलीफ सुनकर इसके सर पर हाथ रखता? सुबह से शाम तक वो घर के तमाम काम करती, फिर भी बदले में इसे सिर्फ डांट, हकारत और ताने मिलते थे। आज न जाने क्यों इसका दिल बहुत ज्यादा भरा हुआ था, आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे। इसे अपने बचपन की महरूमी याद आ रही थी। माँ बाप का साया सर से उठ गया, फिर एक ऐसे रिश्ते में बांध दी गई जिसका वजूद होने के बावजूद इसकी जिंदगी में कोई मौजूदगी नहीं थी। वो खुद को दुनिया का सबसे तन्हा इंसान महसूस कर रही थी, लेकिन खुदा ने हर जीरू का हमसफर पैदा किया। वो तन्हा नहीं थी, ये इसकी बेअक्ली थी। अभी वो अपने ख्यालात में गुम थी। इस लम्हे खिड़की के करीब हल्की सी आहट हुई। आयमा चौंक कर उठ बैठी। खौफ फौरन इसके वजूद में दौड़ गया था। इसने बेख्तियार अपने दुपट्टे का किनारा मजबूती से पकड़ लिया। अगले लम्हे खिड़की आहिस्ता से खुली और एक साया अंदर आया। आयमा का दिल जोर से धड़का था, मगर जब चांदनी की हल्की रोशनी में से आने वाले को पहचाना तो उसकी सांस जैसे रुक गई थी। आप? इसके मुंह से बेख्तियार निकला था। दाऊद खिड़की से अंदर आया और सीधा खड़ा हो गया। चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी। आयमा फौरन बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई। खौफ और हैरत इसके चेहरे पर वाज़ेह थे। आप इस वक्त यहाँ? दाऊद ने चंद लम्हे से देखा। इसकी सूजी हुई आंखें, जर्द पड़ा चेहरा और कमजोर वजूद इसके सामने किसी खामोश फरियाद की तरह खड़े थे। तबीयत कैसी है? इसने मुख्तसर सवाल किया। आयमा हैरान रह गई। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने इससे सवाल किया था। जी जी ठीक हूँ, वो घबरा कर बोली। दाऊद की निगाह इसके चेहरे पर टिकी रही। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आयमा ने नसें झुका ली। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो फिर बोली, आप यहाँ से क्यों आए? अगर किसी ने देख लिया तो? अगर दरवाजे से आता तो सबकी नजर पड़ जाती। दाऊद ने इसकी बात काट दी। और अगर तुम दरवाजा खोलने में जरा सी देर कर देती तो तमकिनत बेगम को शक हो जाता। आयमा की हैरत मजीद बढ़ गई। मगर आप यहाँ क्यों आए? दाऊद ने बगैर किसी तमहीद के जवाब दिया, तुम मेरे साथ शहर जा रही हो। आयमा को लगा शायद इसने गलत सुना है। वो चंद लम्हे इसे देखती रही। जी, मैंने कहा तुम मेरे साथ जा रही हो। इस बार इसकी आवाज पहले से ज्यादा वाज़ेह थी। मगर आप क्या कह रहे हैं? आयमा के लब कांप गए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ, दाऊद ने सादा अंदाज में जवाब दिया। क्यों? ये सवाल आयमा के दिल से निकला था। दाऊद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसके आंखों में देखते हुए बोला, क्यों नहीं जाना मेरे साथ? आयमा के पास जवाब नहीं था। बरसों से इसे किसी ने इख्तियार नहीं दिया था, किसी ने इसकी राय नहीं पूछी थी। आज जब पहली बार कोई इसे अपने साथ ले जाने आया था तो वो सिर्फ खामोश रह गई। दाऊद आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। फिर पहली बार इसने इसका हाथ थाम लिया। इसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। चलो, इसने मुख्तसर सा कहा। आयमा ने बेयकीनी से इसे देखा। मैं अपना सामान तो बांध लूं? दाऊद की नजरें कमरे में घूमी। चंद पुराने कपड़े, एक टूटा हुआ संदूक और चंद बोसीदा किताबें। इसने दोबारा आयमा की तरफ देखा। यहाँ ऐसा है क्या जो तुम अपने साथ ले जाओगी? इसकी आवाज में न तंज था न सख्ती, सिर्फ एक तल्ख हकीकत थी। आयमा खामोश हो गई। इसने भी पहली बार महसूस किया था कि वाकई इसके पास अपना कहने को कुछ नहीं था। दाऊद ने इसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। चलो यहाँ से।
आयमा ने एक आखिरी नजर अपने कमरे पर डाली, इस कमरे पर जिसने इसे कभी पनाह नहीं दी थी, सिर्फ कैद दी थी। फिर इसने नजरें झुकाकर हल्का सा सर हिला दिया। अगले लम्हे दाऊद इसे साथ लिए खिड़की की तरफ बढ़ गया और शायद पहली बार आयमा को महसूस हुआ था कि अंधेरी रातों के बाद कभी कभी वाकई सुबह जाया करती है। गाड़ी खामोशी से सड़क पर रवां थी। आयमा सर झुकाए बैठी हुई थी। दोनों के दरमियान शुरू से अब तक एक अजीब सी खामोशी हायल थी। वो बार बार चोरी छुपे दाऊद के चेहरे को देखती और फिर नजरें झुका लेती। इसके ज़हन में बेशुमार सवाल गर्दिश कर रहे थे। यही शख्स था जिसने बरसों से इसे अपनी जिंदगी से दूर रखा था, कभी इसकी खबर नहीं ली थी, कभी इसे अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं किया था। फिर आज अचानक क्या बदल गया था कि वो इसे जहन्नुम से निकाल लाया? आखिर क्यों? गाड़ी एक खूबसूरत होटल के सामने आकर रुकी तो अहमद चौंक कर सीधी बैठी। इसने खिड़की से बाहर देखा, फिर बेयकीनी से दाऊद की तरफ रुख किया। दाऊद ने गाड़ी बंद की और इसकी तरफ मुड़ा। हम आज रात यहाँ रुकेंगे। आयमा ने हैरत से पलकें झपकी। यहाँ? हाँ, इसने मुख्तसर जवाब दिया। फिर चंद लम्हे से देखने के बाद संजीदा लहजे में बोला, तुम ऊपर जाकर आराम करोगी, जरूरत का सामान तब्दील कर लेना, दवाई भी ले लेना अगर जरूरत हो, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं लग रही। आयमा हैरान रही कि किसी ने इसकी तकलीफ का इस तरह ख्याल रखा हो। ऐसे याद नहीं था। और सुबह? इसने धीमी आवाज में पूछा। सुबह हम शहर के लिए रवाना होंगे, दाऊद ने जवाब दिया। आयमा कुछ देर खामोश रही, फिर हिम्मत करके वो सवाल पूछ लिया जो कब से इसके दिल में था। आपने ये सब कुछ क्यों किया? दाऊद ने भवें सुकेड़ी। क्या मतलब? आप तो मुझे पसंद नहीं करते। आयमा की आवाज बामुश्किल निकली। मैंने हमेशा यही सुना है कि आप शहर की किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, फिर मुझे वहां से क्यों ले आए? गाड़ी के अंदर चंद लम्हों की खामोशी छा गई। दाऊद ने सामने देखते हुए गहरा सांस लिया। हाँ, मैंने कभी देहात में बसने का नहीं सोचा था। मेरी जिंदगी, मेरा काम सब शहर में है। आयमा के चेहरे का रंग कुछ और ही फीका पड़ गया, मगर अगले लम्हे दाऊद की आवाज दोबारा सुनाई थी। लेकिन एक बात और भी है। इसने पहली बार पूरी तरह इसकी तरफ देखा। मैंने आज अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। आयमा के हाथ बेख्तियार सिमट गए। मैंने देखा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैंने देखा तुम किस हालत में काम कर रही थी, मैंने ये भी देखा कि तुम अपनी बुनियादी जरूरत मांग रही थी और तुम्हें इस पर जलील किया जा रहा था। आयमा की पलकें झुक गईं। और मैं इतना संगदिल नहीं हूं कि एक इंसान को जो मेरी जिम्मेदारी है इस हाल में छोड़ दूं। आयमा ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। दाऊद की आवाज पहले से नरम थी। शायद मैं अच्छा शौहर नहीं रहा, शायद मैंने कभी तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचने की जहमत भी नहीं की, लेकिन जुल्म को देखकर खामोश रहना भी मेरे बस की बात नहीं। आयमा की आंखों में नमी तैरने लगी। तो क्या आप मुझे वापस नहीं छोड़ेंगे? इसने डरते डरते पूछा। दाऊद ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, सिर्फ एक लफ्ज था, मगर इसके एक लफ्ज में अजीब सा यकीन था। तो मेरे पास रहोगी कम से कम तब तक जब तक अपने पांव पर खड़ा होना, अपने लिए सोचना और अपने हक के लिए बोलना ना सीख लो। आयमा खामोशी से इसे देखती रही। और एक बात अच्छी तरह सुन लो, दाऊद ने संजीदगी से कहा, अब तुम महफूज हाथों में हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आयमा की होंठ लर्जे, मगर इसके पास जवाब नहीं था। शायद पहली बार इसे किसी बात पर यकीन करने का दिल चाहा तो दाऊद गाड़ी से बाहर निकला और इसकी तरफ वाला दरवाजा खोल दिया। आओ। आयमा घबराई हुई गाड़ी से उतरी। इतनी बड़ी इमारत में वो पहले कभी नहीं आई थी। वो बेख्तियार दाऊद के पीछे चलने लगी। दोनों अंदर दाखिल हुए। इस्तकबालिया काउंटर पर पहुंचकर दाऊद ने कमरा बुक करवाया। चंद रस्मी कार्रवाई के बाद उसने वहां मौजूद मुलाजिम को एक बैग थमाया जिसमें रास्ते से खरीदा गया जरूरी सामान मौजूद था। ये सामान हमारे कमरे तक पहुंचा दीजिएगा, इसने मुख्तसर अंदाज में कहा। मुलाजिम ने फौरन सर हिलाया। दाऊद ने चाबी ली और मुड़कर आयमा की तरफ देखा जो अब भी खामोश खड़ी थी। चलो, इसने कहा। आयमा ने धीरे से सर हिलाया और इसके साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ गई थी। इसके दिल में अब भी बेशुमार सवाल थे, मगर कई बरसों बाद पहली बार इन सवालों के साथ खौफ नहीं था। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद आयमा खामोशी से सोफे के एक कोने पर बैठ गई। इसके हाथ अब भी बेचैनी से एक दूसरे में उलझे हुए थे। अजनबी जगह, बदलते हुए हालात और दाऊद का गैर मुतवक्को रवैया इसे मुसलसल उलझा रहा था।
अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दाऊद उठकर दरवाजे की तरफ गया। बाहर रूम सर्विस का मुलाजिम मौजूद था। इसने सफेद कागजी बैग दाऊद की तरफ बढ़ाया। सर, आपने जो सामान मंगवाया था। दाऊद ने बैग ले लिया। थैंक यू। मुलाजिम ने मौदबाना अंदाज में पूछा, सर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। नहीं, अभी इतना काफी है, दाऊद ने जवाब दिया तो वो सलाम करके वापस चला गया। दरवाजा बंद करके दाऊद पलटा तो इसकी नजरें फौरन सामने बैठी आयमा पर जा ठहरी। वो बदस्तूर नजरें झुकाए बैठी थी, जैसे जमीन में समा जाना चाहती हो। दाऊद चंद कदम चलकर इसके करीब आया और खामोशी से वो बैग इसकी तरफ बढ़ा दिया। जाओ, अब आराम से रिलैक्स हो जाओ। आयमा का दिल जोर से धड़का। इससे फौरन अंदाजा हो गया था कि इस बैग में क्या मौजूद है। शर्मिंदगी से इसके कान तक सुर्ख हो गए। इसने सर मजीद झुका लिया। हाथ बढ़ाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। दाऊद ने इसकी कैफियत को फौरन भांप लिया था। वो चंद लम्हे से देखता रहा, फिर हल्की सी सांस खारिज करते हुए बोला, इतना क्यों घबरा रही हो? आयमा ने नजर नहीं उठाई। मैं नहीं। इसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। दाऊद सोफे के सामने खड़ा हो गया। आयमा मेरी तरफ देखो, इसने धीमे मगर संजीदा लहजे में कहा। आयमा ने हिचकिचाते हुए सर उठाया। मैं तुम्हारा शौहर हूं, दाऊद ने निहायत सादा अंदाज में कहा, और सबसे बढ़कर एक इंसान हूं। इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? आयमा खामोश रही। तुम जानती हो मसला कहाँ पैदा होता है? दाऊद ने बैग हाथ में थामते हुए कहा, जब लोग जिस्म की आम जरूरतों को शर्म और गुनाह का नाम दे देते हैं। फिर लड़कियां तकलीफ सहती रहती हैं, बीमारी बर्दाश्त करती रहती हैं, मगर बात नहीं करती। आयमा की पलकें आहिस्ता से उठी। शायद पहली बार कोई मर्द इस मौजू पर नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। अगर किसी को बुखार हो जाए तो क्या वो शर्माता है? दाऊद ने सवाल किया। आयमा ने नफी में सर हिलाया। अगर किसी के हाथ पर जख्म लग जाए तो क्या वो इलाज करवाते हुए शर्मिंदा होता है? नहीं। इस बार इसकी आवाज बामुश्किल सुनाई दी। तो फिर औरत के जिस्म का एक कुदरती मरहला शर्मिंदगी की बात क्यों है? दाऊद ने नरमी से कहा, ये तो खुदा की बनाई हुई फितरी चीज है। इसी वजह से जिंदगी आगे बढ़ती है, नस्लें पैदा होती हैं। अगर इसमें कोई बुराई होती तो खालिक इस इंसान की फितरत का हिस्सा न बनाता। आयमा खामोशी से सुनती रही। इसके चेहरे पर हैरत वाज़ेह थी। तुम्हें पता है, दाऊद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शहर में पढ़ी लिखी लड़कियां भी बाज़ औक़ात इसी तरह शर्मा जाती हैं जैसे तुम इस वक्त शर्मा रही हो। लेकिन हकीकत यह कि इल्म हमेशा शर्म को कम करता है और जहालत इसे बढ़ा देती है। आयमा के चेहरे पर पहली बार हल्का सा सुकून नमूदार हुआ। जो चीज आम हो, कुदरती हो और सेहत से जुड़ी हो, इसके बारे में बात करना मायूब नहीं होता। मायूब यह है कि किसी को तकलीफ में छोड़ दिया जाए। इसकी आवाज में अब संजीदगी थी। और आइंदा कभी अपनी जरूरत की चीज मांगने में शर्म मत करना। जरूरत होती है, एहसान नहीं। आयमा की आंखों में नमी तैर गई थी। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने इसकी तकलीफ को मसला नहीं बल्कि एक हकीकत समझा था। दाऊद ने दोबारा बैग इसकी तरफ बढ़ाया। अब जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत पहले ही काफी खराब है। इस बार आयमा ने बगैर हिचकिचाए बैग थाम लिया। इसने एक लम्हे के लिए दाऊद की तरफ देखा। इसकी आंखों में तशक्कुर के वो जज्बात थे जिन्हें अल्फाज नहीं मिल रहे थे। फिर खामोशी से सर हिलाया और बैग सीने से लगाए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि दाऊद वहीं खड़ा इसे जाता हुआ देखता रहा था। दोपहर का वक्त था। दाऊद आयमा को अपने शहर वाले बंगले में छोड़ने के बाद वापस हवेली आ गया था। वो जानबूझकर ज्यादा देर नहीं रुका था। आयमा को आराम करने की हदायत देकर फौरन वापस रवाना हो गया था, क्योंकि इसे अंदाजा था कि हवेली में अब तक एक तूफान बर्पा हो चुका होगा। जैसे वो लाउंज में दाखिल हुआ, सामने का मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसे इसने सोचा था। तमकिनत बेगम गुस्से से पागल हो रही थी, जबकि शहरोज साहब परेशानी के आलम में एक तरफ खड़े थे। मैं कहती हूँ किसी के साथ मुंह काला करवाने भाग गई है, तमकिनत बेगम चीख रही थी। सुबह से गायब है, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। बस करो तमकिनत, शहरोज साहब पहली बार इतने बुलंद लहजे में बोले थे। अगर वो घर छोड़कर गई है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तमकिनत बेगम का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं जिम्मेदार हूं? हाँ तुम, वो गुस्से से बोले। तुमने इस बच्ची की जिंदगी अजीरन बना रखी थी। सुबह से रात तक काम करवाओ, बात बात पर जलील करो, इसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना होने दो।
आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो? तो क्या मैं इस पर जुल्म करती थी? तमकिनत बेगम ने तंजी अंदाज में कहा। जुल्म नहीं तो और क्या था? शेरोज साहब की आवाज भारी हो गई। मैं अंधा नहीं हूं, सब कुछ देखता रहा हूं। इस लम्हे दोनों की नजरें दरवाजे पर खड़े दाऊद पर पड़ी। शेरोज साहब फौरन इसकी तरफ बढ़े। दाऊद इनकी आवाज में बेचैनी नुमाया थी। तुम्हारी बीवी सुबह से गायब है दाऊद। खामोशी से इन्हें देखता रहा। कॉलेज भी नहीं जाती वो, और ना ही इसकी कोई सहेली है, ना किसी रिश्तेदार से ताल्लुक है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जा सकती है। दाऊद की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। इसकी कोई सहेली क्यों नहीं है? इसने पुरसकून लहजे में पूछा। शहरोज साहब खामोश हो गए। दाऊद ने दूसरा सवाल किया, और वो कॉलेज क्यों नहीं जाती? इस बार तमकिनत बेगम वाज़ेह तौर पर घबरा गईं। इसे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? इन्होंने फौरन जवाब दिया। घर के काम सीखना ज्यादा जरूरी है। दाऊद की नजरें इन पर जम गईं। जरूरत है। इसकी आवाज गैर मामूली तौर पर सर्द थी। क्योंकि वो मेरी बीवी और मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मेरी बीवी का तालीम याफ्ता होना जरूरी है। अगर इतनी फिक्र थी तो तालीम के पैसे तुम भेज देते ना। तमकिनत बेगम ने फौरन वार किया। निम्रा और समरा की फीस तुम्हारा बाप देता है। दाऊद के होंठों पर हल्की से मुस्कुराहट आई। और जिस तरह निम्रा और समरा बाबा की बेटियां हैं, इस तरह आयमा भी बाबा की भतीजी है। इसने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अगर बाबा इसकी तालीम का खर्चा भी उठा लेते तो इसमें गलत क्या था? तमकिनत बेगम के पास जवाब नहीं था, मगर मसला खर्चा नहीं था। दाऊद ने इनकी आंखों में देखते हुए कहा, मसला ये था कि आप कभी नहीं चाहती थी कि वो आपकी बेटियों के बराबर खड़ी हो सके। तमकिनत बेगम का चेहरा जर्द पड़ गया। बकवास मत करो, मैं सच कह रहा हूं। दाऊद पहली बार कदरे सख्त लहजे में बोला। और एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, आयमा इतनी सलीका शुआर, इतनी समझदार और इतनी खूबसूरत है कि आपकी दोनों बेटियों से लाख दर्जे आगे। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे मौका नहीं दिया गया। लाउंज में खामोशी छा गई। तमकिनत बेगम जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। शहरोज साहब हैरत से अपने बेटे को देख रहे थे। शायद पहली बार वो आयमा के हक में इस तरह बोल रहा था। चंद लम्हों बाद दाऊद ने निगाह अपने बाप की तरफ मोड़ी। बाबा, मैं सिर्फ आपको इतला देने आया था। शहरोज साहब चौंक गए। क्या मतलब? मैं वापस जा रहा हूं, दाऊद ने पुरसकून अंदाज में कहा। एक बहुत अहम मीटिंग है जिसे मजीद नहीं छोड़ सकता। अभी मत जाओ, शहरोज साहब फौरन बोले। पता नहीं वो बच्ची किस हाल में होगी, हमें इसे तलाश करना है। मेरी मदद करो। दाऊद ने चंद लम्हे इन्हें देखा। इनकी आंखों में फिक्र और मोहब्बत साफ नजर आ रही थी, मगर अगले लम्हे वो खामोशी से मुड़ा। अपना ख्याल रखिएगा बाबा, बस इतना कहा और चल दिया। दाऊद शहरोज ने साहब ने दरवाजा आवाज दी, मगर इसने पलट कर नहीं देखा। वो लंबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया था, जबकि पीछे खड़े दोनों मियाँ बीवी इसे हैरत और बेयकीनी से जाते हुए देखते रह गए थे। तमकिनत बेगम इसकी सगी माँ थी, लेकिन कभी इन्होंने इसे माँ जैसी मोहब्बत दी ही नहीं थी। यही वजह थी कि वो कम उम्री में हवेली छोड़कर शहर शिफ्ट हो गया था और महज अपने बाप की खातिर आता था, और शायद एक वजूद की खातिर भी जो उसके पास था। अब रात के 10 बज रहे थे जब दाऊद आखिरकार अपने बंगले में दाखिल हुआ। हवेली से वापस आने के बाद वो सीधा दफ्तर चला गया था। दिन भर की मीटिंग्स, फाइलें और जरूरी मामलात निपटाते निपटाते वक्त का एहसास ही न रहा। वो मेन हॉल में दाखिल हुआ तो इसके कदम गैर इरादी तौर पर रुक गए। सामने सोफे पर आयमा बैठी हुई थी। इसकी गोद में एक किताब रखी थी, मगर लगता था वो काफी देर से पढ़ने की बजाय दरवाजे की तरफ देख रही थी। जैसे इसकी नजर दाऊद पर पड़ी, वो फौरन आ खड़ी हुई। दाऊद की पेशानी पर हल्की सी शिकन आई। तुम अभी तक जाग रही हो? इसने हैरत से पूछा। आयमा के चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट आ गई। जी। वो तेजी से इसकी तरफ आई। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। दाऊद ने घड़ी की तरफ देखा। इंतजार? जी। इसने मासूमी से सर हिलाया। आप काफी देर से आए हैं? क्या आप अमूमन भी इतनी देर से घर आते हैं, या आज खास तौर पर लेट हो गए? दाऊद ने कोट के बटन खोलते हुए जवाब दिया, आज कुछ जरूरी काम थे इसलिए देर हो गई, वरना मैं अमूमन 8 बजे तक घर आ जाता हूँ। फिर इसने गौर से इसका चेहरा देखा। मगर तुम सोई क्यों नहीं? तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, आराम करना चाहिए था। आयमा के चेहरे पर शर्मिंदा सी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आपके लिए खाना बनाया था। दाऊद ने चौंक कर इसे देखा। खाना?
जी। इसकी आंखों में बच्चों जैसी चमक आ गई थी। मैं चाहती थी हम साथ डिनर करें। दाऊद चंद लम्हे खामोश रहा। हकीकत ये थी कि वो रात का खाना तकरीबन कभी नहीं खाता था। बरसों से इसकी आदत सिर्फ एक कॉफी पर इत्तेफाक करने की थी, मगर इस वक्त सामने खड़ी लड़की जिस उम्मीद और खुशी से इसकी तरफ देख रही थी, इसके बाद साफ इनकार करना अजीब लग रहा था। चंद लम्हों बाद इसने आहिस्ता से सर हिला दिया। आयमा का चेहरा फौरन खिल उठा। वाकई? इसने खुशी से पूछा। दाऊद के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, तो फिर आप डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैं भी खाना लगाती हूँ। वो फौरन मुड़ने लगी मगर दाऊद की आवाज पर रुक गई। आयमा जी। इसने पलट कर देखा। तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? दाऊद ने संजीदगी से पूछा। तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब थी, आराम करना चाहिए था। मैंने मुलाजमा से कहा था वो सारे काम संभाल लेगी। आयमा चंद लम्हे से देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरा बहुत दिल चाह रहा था खाना बनाने का। इसके लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि दाऊद खामोश रह गया। और खास तौर पर आपके लिए। वो हल्की सी मुस्कुराई। मैंने बहुत मेहनत से बनाया। फिर जैसे इसे कोई बात याद आई हो, फौरन बोली, और सफाई का बहुत ख्याल रखा है। दाऊद ने भवें उठाई। अच्छा जी। आयमा ने जल्दी से वजाहत दी। मुलाजमा पूरा वक्त मेरे साथ थी। इसने मुझे बताया कि आप सफाई और हाइजीन का कितना ख्याल रखते हैं, कौन सी चीज कहाँ रखनी है, सब कुछ इसने मुझे समझाया। दाऊद चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा। वो वाकई खुश नजर आ रही थी, ऐसी खुश शायद इसे बरसों बाद मिली थी। ठीक है, इसने आखिरकार कहा, मैं पहले फ्रेश होकर आता हूँ, तुम तब तक खाना लगा दो। आयमा ने फौरन सर हिलाया। जी। इसकी आवाज में छुपी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अगले लम्हे वो तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई। दाऊद वहीं खड़ा इसे जाता हुआ देखता रहा। इसकी चाल में एक हल्की सी फुर्ती थी, जैसे वो किसी बोझ से आजाद हो गई हो। चंद लम्हे बाद दाऊद ने गहरा सांस लिया। न जाने क्यों आज इस खामोश बंगले में पहली बार घर जैसा एहसास पैदा हुआ था। इसने आखिरी नजर किचन की सिमत डाली जहां आयमा मसरूफ हो चुकी थी, फिर खामोशी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। डाइनिंग टेबल पर तमाम खाना तरतीब से लगा हुआ था। आयमा खामोशी से कुर्सी पर बैठी इसका इंतजार कर रही थी। इसकी नजरें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ जाती थी। न जाने क्यों आज इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खुशी इकट्ठी मौजूद थी। इसे अपना आप आजाद महसूस हो रहा था। चंद लम्हों बाद दाऊद डाइनिंग एरिया में दाखिल हुआ। फ्रेश होने के बाद वो पहले से कई ज्यादा पुरसुकून लग रहा था। इसे देखते आयमा फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। दाऊद कुर्सी खींचते हुए बैठा और सवाले नजरों से इसे देखा। खड़ी होने की क्या जरूरत थी? आयमा ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं आपको खाना निकाल कर देती हूँ ना, इसलिए। दाऊद ने चंद लम्हे से देखा, फिर खामोशी से बैठ गया। आयमा ने निहायत एहतियात से इसकी प्लेट में खाना निकाला और इसके सामने रख दिया। इस पूरे वक्त इसके चेहरे पर वही अनजानी सी खुशी मौजूद थी जो दाऊद सुबह से महसूस कर रहा था। चंद लम्हों बाद दाऊद ने खाना चखा। आयमा बेख्तियार इसके चेहरे को देखने लगी, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। दाऊद ने दूसरा निवाला फिर पहली बार इसकी तरफ देखकर कहा, खाना बहुत अच्छा है। आयमा की आंखें फौरन चमक उठी। वाकई? इसके लहजे में बच्चों जैसी खुशी थी। हाँ वाकई, दाऊद ने संजीदगी से जवाब दिया। तुमने काफी मेहनत की है। आयमा के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने इसके बनाए हुए खाने की तारीफ की थी। मगर अगले लम्हे दाऊद ने मजीद कहा, लेकिन आइंदा तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आयमा चौंक गई। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे मुलाजिम हैं, दाऊद ने पुरसुकून अंदाज में कहा। इनका काम यही है तुम्हें बीमार हालत में किचन में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मुझे अच्छा लगता है, आयमा ने धीरे से कहा। कभी कभी बना लिया करो, लेकिन रोज नहीं। दाऊद ने वाज़ेह अंदाज में कहा। अब तुम्हारा असल काम कुछ और है। आयमा ने हैरानी से इसे देखा। क्या? दाऊद ने पानी का गिलास मेज पर रखा। पढ़ाई। आयमा चंद लम्हे से खाली नजरों से देखती रही। पढ़ाई? हाँ। दाऊद ने सर हिलाया। मैट्रिक तुम कर चुकी हो, अब मैं तुम्हें कॉलेज में दाखिल करवाऊंगा। तुम इंटर करोगी? आयमा के चेहरे पर हैरत और बेयकीनी फैल गई। मैं? कॉलेज? जी हाँ तुम। दाऊद ने जवाब दिया, मगर वो हिचकिचाई। मैं 20 साल की हो चुकी हूँ, कॉलेज तो 17-18 साल की लड़कियां जाती हैं।
दाऊद के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये किसने कह दिया? सब यही कहते हैं, आयमा ने धीरे से कहा। सब गलत कहते हैं, दाऊद ने फौरन जवाब दिया। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, इल्म ना उम्र देखता है ना हालात। जब मौका मिले सीख लेना चाहिए। आयमा खामोश हो गई, शायद वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। और वैसे भी तुमसे 20 साल की हो, जिंदगी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। दाऊद ने संजीदगी से कहा, मुझे बस एक बात चाहिए। क्या? आयमा ने धीरे से पूछा। पढ़ाई में नंबर कम आने चाहिए। दाऊद के लहजे में हल्की सी सख्ती शामिल थी। अब बताओ, पढ़ाई में कैसी थी? पहली बार आयमा के चेहरे पर एक तमाश सा उभरा। मैं बहुत अच्छी थी, इसने फौरन जवाब दिया। हमेशा अच्छे नंबर्स आते थे। फिर कॉलेज क्यों नहीं गई? ये सवाल सुनकर इसकी मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। मेरा बहुत दिल था, इसने आहिस्ता से कहा। मैंने बहुत कोशिश भी की, कई बार बड़ी अम्मी से कहा, लेकिन इन्होंने कभी इजाजत नहीं दी। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। दाऊद ने इसकी तरफ देखा। वो ये बात कहते हुए भी उदास नहीं लग रही थी, शायद इसलिए कि अब पहली बार उम्मीद इसके सामने बैठी थी। जो गुजर गया वो गुजर गया। दाऊद ने संजीदा लहजे में कहा, अब तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दोगी। आयमा खामोशी से इसे देखने लगी। दोस्त बनाओगी, नई चीजें सीखोगी, अपनी जिंदगी को खुलकर जियोगी। इसकी आवाज गैर मामूली तौर पर नरम थी। और सबसे जरूरी बात, अपने पांव पर खड़ी होगी। आयमा की आंखें नम होने लगी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम कामयाब बनो। दाऊद ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, इतनी कामयाब कि आइंदा कभी किसी को ये हक न मिले कि वो तुम्हें कमजोर समझ सके और तुम पर हाथ उठाए। आयमा खामोश बैठी इसे देखती रही। पहली बार इसे महसूस हुआ था कि शायद जिंदगी ने इसके लिए भी कोई नया रास्ता खोला है। और इस रास्ते के इख्तिताम पर सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि जीना लिखा हुआ है। एक हफ्ते बाद इसकी पूरी जिंदगी बदल चुका था। गेस्ट रूम में बैठी आयमा इस वक्त दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की महसूस कर रही थी। सुबह इसका कॉलेज में दाखिला हुआ था। वापसी पर नई किताबें, कॉपियां, बैग और जरूरी तालीमी सामान खरीदा गया था। इस वक्त वो बिस्तर पर बैठी एक एक किताब को हाथ में उठाकर देख रही थी। कभी किसी किताब के सफ़े पलटती, कभी नई कॉपी को छूती और फिर बेख्तियार मुस्कुरा देती। इसके लिए ये सब आम चीजें नहीं थी। मैट्रिक तक इसने दूसरों की पुरानी किताबों से तालीम हासिल की थी। कई किताबों के सफ़ात फटे हुए होते थे, कई पर पहले से नोट्स लिखे होते थे। मगर आज पहली बार कोई चीज सिर्फ इसकी अपनी थी और वो एक नई कॉपी को सीने से लगाकर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसके कुछ कहने से पहले दो मुलाजमाएं अंदर दाखिल हुईं। इनके हाथों में बेशुमार शॉपिंग बैग्स थे। वो खामोशी से एक एक बैग कमरे में रखती चली गईं। चंद ही लम्हों में पूरा सोफा और आधा कमरा बैग से भर गया। आयमा हैरान रह गई। ये सब क्या है? इसने घबरा कर पूछा, मगर दोनों मुलाजमाएं सिर्फ मुस्कुरा दी। हमें नहीं मालूम बीबी जी, साहब ने भिजवाया। इतना कहकर वो वापस चली गई। आयमा अभी तक हैरानी से इन बैग्स को देख रही थी। इस लम्हे दरवाजा दोबारा खुला और दाऊद अंदर दाखिल हुआ। आयमा फौरन खड़ी हो गई। फिर ऐसे नजरें दोबारा इन शॉपिंग बैग्स पर चली गईं। दाऊद ने इसके चेहरे पर फैली हैरत देख ली थी। ये सब तुम्हारे लिए? इसने सादा अंदाज में कहा। आयमा ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। मेरे लिए? हाँ। दाऊद ने सर हिलाया। कपड़े हैं, जूते हैं, बैग्स हैं, तुम्हारी जरूरत का सामान है, यूनिफॉर्म है और कुछ दूसरी चीजें भी हैं। आयमा जैसे समझ न सकी कि वो क्या सुन रही है। ये सब मेरे लिए? इसने दोबारा पूछा। हाँ, सब तुम्हारे लिए, दाऊद ने मुख्तसर जवाब दिया। चंद लम्हों तक आयमा खामोश रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने एक बैग खोला। अंदाज नया, जोड़ा रखा था। इसने लड़ते लड़ते हाथों से कपड़ा बाहर निकाला। फिर दूसरा बैग खोला, फिर तीसरा। हर बैग में कोई ना कोई नई चीज मौजूद थी। इसकी आंखों में हैरत बढ़ती जा रही थी। आखिरकार इसकी पलकें नम हो गईं। ये सब वाकई मेरा है? इसकी आवाज काम गई। दाऊद ने खामोशी से सर हिलाया। अगले लम्हे आयमा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। शुक्रिया, वो बामुश्किल बोल पाई। बहुत शुक्रिया। दाऊद ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से इसे देखता रहा। आपको शायद ये सब आम लगता होगा, आयमा ने आंसू साफ करते हुए कहा, लेकिन मेरे लिए ये सब बहुत बड़ा है। इसकी आवाज भर आ गई। बाबा के जाने के बाद वो रुक गए। बाबा के जाने के बाद मैंने कभी नया जोड़ा नहीं पहना,
दाऊद की नजरें इसके चेहरे पर जम गईं, ईद पर भी नहीं। इसके मुंह से बेख्तियार निकला। आयमा हल्का सा मुस्कुरा दी, मगर वो मुस्कुराहट बहुत उदास थी। ईद पर निमरा और समरा के लिए नए कपड़े आते थे। मेरे लिए इनके पुराने कपड़े रख दिए जाते थे। दाऊद की आंखों में सर्द सी चमक उभरी, मगर वो खामोश रहा। शुरू शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता था, आयमा धीरे धीरे बोल रही थी। फिर आदत हो गई। इसने एक नया सूट अपनी गोद में रखते हुए कहा, ये शायद पहली बार है कि किसी ने मेरे लिए इतने कपड़े एक साथ खरीदे हैं। इसकी आवाज फिर भर आई। और किताबें? इसने सामने रखी नई किताबों की तरफ देखा। आप जानते हैं, मैं हर साल दूसरों की पुरानी किताबें ढूंढती थी। कई बार आधी किताबें मिलती थीं, आधी किसी और से मांगनी पड़ती थी। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मुझे नई किताबों की खुशबू बहुत पसंद थी, लेकिन कभी अपनी किताब नहीं थी कि दिल भर कर इसे खोलती। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। आयमा बोलती जा रही थी और शायद बरसों से दिल में जमा दर्द आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा था। मैंने हमेशा दूसरों की बची हुई चीजों पर जिंदगी गुजारी है, इसने धीरे से कहा। दूसरों के कपड़े, दूसरों की किताबें, दूसरों के ख्वाब। इसके लब लर्ज गए। आज पहली बार कुछ ऐसा मिला जो सिर्फ मेरा है। दाऊद खामोशी से इसकी हर बात सुन रहा था। इसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था, मगर इसकी नजरें पहले से कई ज्यादा संजीदा हो चुकी थी। आयमा ने आंसू पोंछे और इसकी तरफ देखा। आपने मेरे लिए शायद सिर्फ चंद चीजें खरीदी हैं, इसने भराई हुई आवाज में कहा, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे किसी ने पहली बार मुझे भी अहम समझा है। दाऊद चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आयमा, इंसान की कीमत इसके कपड़ों या चीजों से नहीं होती। वो इसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीजें सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए जरूरी होती हैं कि तुम भी इतने ही अहम हो जितने बाकी लोग हैं। आयमा की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले, जबकि दाऊद खामोशी से खड़ा इसे देखता रहा। इसके अंदाज से मालूम हो रहा था कि इसने कितनी महरूमी की जिंदगी बसर की है। वो दिल में इरादा कर चुका था कि अब इसे किसी भी चीज के लिए तरसने नहीं देगा, लेकिन वो जानता ही नहीं था कि अपने इस इरादे से वो एक मासूम दिल को कितनी उम्मीदें दे रहा है। एक महीना गुजर चुका था। एक महीने ने आयमा की जिंदगी को इस तरह बदल दिया था जैसे किसी ने बंद कमरे की खिड़की खोलकर ताजा हवा अंदर आने दी हो। कॉलेज आना अब इसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इसने चंद अच्छी दोस्तें बना ली थी। उसासा भी इसकी जहानत से मुतासिर थे, और सबसे बढ़कर ये कि अब इसके चेहरे से वो मुस्तकिल खौफ गायब हो चुका था जो पहले हर वक्त इसकी आंखों में बसा रहता था। वो पहले वाली आयमा नहीं रही थी। इसके लहजे में इत्मीनान आ गया था, चलने फिरने में खुद एतमादी थी, और दाऊद के सामने भी अब वो घबराती नहीं थी। इस शाम वो किताब हाथ में लिए लाउंज में दाखिल हुई। गालिबन कोई सवाल समझ नहीं आ रहा था जिसके बारे में वो दाऊद से पूछना चाहती थी। ये भी बहाना था, वो इसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, मगर अंदर दाखिल होती इसके कदम आहिस्ता हो गए। दाऊद सोफे पर बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसके चेहरे पर ऐसी बेसाख्ता मुस्कुराहट थी जो आयमा ने बहुत कम देखी थी। कभी वो हंस पड़ता, कभी सामने वाले की बात सुनकर सर हिलाता। आयमा खामोशी से इसके बराबर वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। शुरू में से तवज्जो नहीं दी, लेकिन चंद लम्हों बाद इससे अंदाजा हो गया कि फोन की दूसरी तरफ कोई लड़की है। न जाने क्यों इसके दिल में एक अनजाना सा बोझ उतरने लगा। इसके चेहरे की रंगत आहिस्ता आहिस्ता फीकी पड़ गई। किताब इसकी गोद में बंद पड़ी थी, मगर अब इसकी तवज्जो इस पर नहीं थी। चंद लम्हे मजीद गुजरे तो वो खामोशी से उठने लगी। अभी वो एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि दाऊद ने बगैर फोन कान से हटाए इसका हाथ पकड़ लिया। फिर आंखों के इशारे से बैठने का कहा। आयमा दोबारा खामोशी से बैठ गई। चंद मिनट बाद दाऊद ने कॉल खत्म की, फोन मेज पर रखा और इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। क्या हुआ? इसने सवाल किया। कोई काम था? आयमा ने नजरें झुका ली। मुझे एक सवाल समझ नहीं आ रहा था, इसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आप मसरूफ थे। मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं दिखाओ, दाऊद ने फौरन कहा। कौन सा सवाल है? फिर जैसे से कुछ याद आया वो बोला, बस समरीन की कॉल आ गई थी, इससे बात कर रहा था। आयमा के दिल में जैसे किसी ने चुभन पैदा कर दी। ये समरीन कौन है? उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। दाऊद के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसने सादा अंदाज में जवाब दिया।
جب میں پہلی بار شہر آیا تھا تو اس نے بہت سی چیزوں میں میری رہنمائی کی تھی. کافی مشکل وقت میں اس نے میری مدد کی. اس کے مجھ پر بہت احسانات ہیں. آئمہ خاموش ہو گئی. چند لمحوں تک وہ اپنی انگلیوں سے کتاب کے کنارے کو سہلاتی رہی. پھر اچانک بولی, تو کیا آپ اس سے شادی کریں گے؟ داؤد چونک گیا. کیا یہ آپ کو وہ پسند ہے؟ اس بار اس کی آواز پہلے سے بھی دھیمی تھی. داؤد نے حیرانی سے اسے دیکھا. تم ایسا سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ آئمہ نے ہونٹ بھینچ لیے. چند لمحے وہ کچھ نہ بول سکی. پھر یکدم اس کی آنکھیں نم ہو گئیں. آپ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے نا؟ داؤد کے چہرے پر واضح حیرت نمودار ہوئی. آئمہ پلیز ایسا مت کیجیے گا. اس کی آواز ٹوٹ گئی. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. داؤد ساکت رہ گیا. آئمہ شاید پہلی بار اپنے دل کی بات زبان پر لا رہی تھی. میں سوتن برداشت کر لوں گی. اس نے روتے ہوئے کہا. میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی. اگر آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہیں تو کر لیجیے گا, لیکن مجھے مت چھوڑیے گا. اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے. میں نے بہت محرومیاں دیکھی ہیں, بہت تکلیفیں دیکھی ہیں, لیکن جو سکون مجھے اس 1 مہینے میں ملا ہے, اس کی آواز بھر گئی. وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. داؤد چند لمحے سے دیکھتا رہا. پھر آہستہ سے بولا, تم پاگل ہو گئی ہو. آئمہ نے آنسو پونچھے مگر خاموش رہی. میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ داؤد نے سنجیدگی سے پوچھا. کیونکہ آئمہ نے بامشکل کہا, تائی امی ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں. آپ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کریں گے؟ داؤد کے جبڑے سخت ہو گئے. اور اگر کر بھی لوں تو اس کا مطلب یہ کہ کب سے ہو گیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ آئمہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا. مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس نے روتے ہوئے کہا. بس مجھے مت چھوڑنا. اگلے ہی لمحے وہ کتاب سینے سے لگائے تیزی سے وہاں سے اٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئی تھی. داؤد نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی. وہ خاموشی سے بیٹھا اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتا رہا. پہلی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس 1 مہینے میں صرف آئمہ کی زندگی نہیں بدلی تھی, شاید اس کی اپنی زندگی بھی خاموشی سے بدل چکی تھی. لیکن وہ خاموش تھا. دھیرے دھیرے 1 ہفتہ مزید گزر چکا تھا. اس 1 ہفتے میں آئمہ اور داؤد کے درمیان عجیب سی خاموشی حائل رہی تھی. اس دن کے بعد جب آئمہ نے روتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی, وہ خود بھی اس گفتگو کو یاد کر کے شرمندہ ہو جاتی تھی. اب ان کی بات صرف کھانے کی میز تک محدود تھی. وہ سلام کرتی, وہ جواب دیتا, پھر دونوں اپنی اپنی خاموشیوں میں گم ہو جاتے. اس دوپہر آئمہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ایک مشکل سوال حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. سامنے کتابیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ پوری توجہ کے ساتھ کاپی پر جھکی ہوئی تھی. اچانک اسے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے. اس نے سر اٹھایا اور اگلے لمحے اس کا ہاتھ بے اختیار رک گیا. سامنے تمکنت بیگم کھڑی تھی. چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی پرانی حقارت موجود تھی. انہیں دیکھتے آئمہ فوراً اٹھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں. پھر تمکنت بیگم نے گردن موڑ کر پورے کمرے کا جائزہ لیا اور ہنکاریں بھرنے لگی. مجھے پہلے یقین تھا کہ تمہارے غائب ہونے میں داؤد کا ہاتھ ہے. ان کی نظریں آئمہ کے نئے لباس پر گئیں, پھر اس کے چہرے پر. واہ, دیکھو تو ذرا, پڑھنے لکھنے والی بن گئی ہو. اس کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا. رنگت بھی کھل گئی ہے, لباس بھی بدل گئے ہیں, چلنے کا انداز بھی بدل گیا ہے. آئمہ نے چند لمحے خاموشی سے نے دیکھا. پہلے والی آئمہ شاید سر جھکا لیتی, مگر آج ایسا نہیں ہوا کیونکہ داؤد مجھے تکلیف نہیں دیتے. اس نے سکون سے کہا. تمکنت بیگم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. اور میں تمہیں تکلیف دیتی تھی؟ انہوں نے طنزیہ انداز میں پوچھا. آئمہ نے بغیر ہچکچاہٹ کے سر ہلایا. جی. یہ ایک لفظ اتنا مضبوط تھا کہ خود تمکنت بیگم چند لمحے خاموش رہ گئیں. آپ مجھے تکلیف دیتی تھی, آپ مجھے مارتی تھی, مجھ سے حد سے زیادہ کام کرواتی تھی. آئمہ کی آواز پرسکون تھی مگر اس میں برسوں کا درد موجود تھا. مجھے کام کرنے سے کبھی مسئلہ نہیں تھا. میں آج بھی کام کر سکتی ہوں. مسئلہ آپ کی مار تھی, آپ کے تانے تھے. تمکنت بیگم کی آنکھیں سکڑ گئیں. بڑی زبان نکل آئی ہے. آئمہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی مگر اس بار وہ روئی نہیں. آپ نے مجھے جتنی اذیت دی ہے شاید ہی کسی انسان کو دی ہو. اس نے دھیرے سے کہا. میں کئی راتیں روتے ہوئے سوئی ہوں, کئی دن بھوکی رہی ہوں, کئی بار سوچا تھا کہ شاید واقعی میری کوئی قیمت نہیں. اس نے گہرا سانس لیا. میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی. تمکنت بیگم نے کہ ہونٹوں پر سرد ہنسی ابھری. تم سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ وہ حقارت سے بولی. تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میں تم سے معافی مانگوں. وہ چند قدم آگے بڑھی. میں تو صرف تمہیں تمہاری حیثیت یاد دلانے آئی ہوں.
मेरे बेटे के साथ रहकर ये मत समझना कि तुम आसमान पर पहुंच गई हो। इनकी आवाज बुलंद हो गई। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे खानदान की बहू बन सको। इसकी इतनी औकात है। अचानक एक संजीदा मर्दाना आवाज कमरे में गूंजी। दोनों चौंक कर पलटी। दरवाजे के पास दाऊद खड़ा था। इसका चेहरा गैर मामूली तौर पर सर्द था। वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ा। क्योंकि वो मेरे निकाह में है, इसने साफ लफ्जों में कहा, और इसकी हैसियत से इसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तमकीनत बेगम ने के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? जी, दाऊद ने बगैर झिझक के जवाब दिया। क्योंकि आपको खामोश हो जाना चाहिए। वो आयमा के करीब आकर खड़ा हो गया। आप यहाँ क्यों आई हैं? इसकी आवाज पहले ज्यादा सख्त थी। एक इंसान को आपने जिंदा लाश बना दी है। आप भी चैन नहीं आया, यहाँ आकर इसे ज़हनी अजियत देना शुरू कर दी। तमकीनत बेगम ने बेयकीनी से उसे देखा। ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? दाऊद की आंखों में तलखी उतर आई। माँ बाप का काम सिर्फ औलाद को पैदा करना नहीं होता। इसने आहिस्ता मगर वाज़ेह अंदाज में कहा, इनका काम तरबियत करना भी होता है। इन्हें ये एहसास दिलाना भी होता है कि वो अहम है, इनकी कोई कदर है, वो अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसने सर नफी में हिलाया। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। तमकीनत बेगम खामोश रह गई। आपको सिर्फ दौलत चाहिए थी, रुतबा चाहिए था, लोगों की नजरों में बड़ा नजर आना था। दाऊद की आवाज में बरसों की तलखी शामिल हो चुकी थी। और इसी चक्कर में आपने इंसानों को खो दिया। फिर इसने आयमा की तरफ इशारा किया। और जो कुछ आपने मेरी बीवी के साथ किया है, इसके लिए तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं कर सकूंगा। कमरे में खामोशी छा गई। तमकीनत बेगम ने एक नफरत भरी निगाह पहले आयमा पर डाली, फिर दाऊद पर। इनके चेहरे पर शिकस्त और गुस्से का अजीब इम्तिजाज था। चंद लम्हे बाद वो पलटी और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई थी। इनके जाते ही कमरे में गहरा सकूत छा गया। आयमा खामोश खड़ी थी, जबकि दाऊद की नज़रें अभी तक दरवाजे पर जमी हुई थी, जैसे बरसों से दिल में जमा कोई बोझ आखिरकार लफ्जों की सूरत बाहर निकल आया हो। तमकीनत बेगम के जाने के बाद कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। आयमा अभी तक वहीं खड़ी थी। इसका सर झुका हुआ था और आंसू मुसलसल इसकी पलकों से गिर रहे थे। मगर इस बार इसके आंसुओं की वजह तमकीनत बेगम के ताने नहीं थे। बरसों से वो इन जहरीले अल्फाज की आदी हो चुकी थी। आज इसे जिस चीज ने रुला दिया था वो एक जुमला था कि मेरी बीवी। दाऊद ने सबके सामने इसे अपनी बीवी कहा था, पहली बार, बगैर झिझक, बगैर इंकार, बगैर फासले के। दाऊद चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। इसके करीब पहुंचकर इसने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हो गया लड़की? इसने हल्के लहजे में कहा। अब क्यों रो रही हो? आयमा ने जवाब नहीं दिया। इसके आंसू मजीद तेज हो गए। दाऊद ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, देखो, तुम्हारी खातिर मैं अपनी माँ से लड़ा और तुम हो के रोना बंद ही नहीं करे। आयमा ने यकदम सर उठाया। आंसू से भीगी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। अब आप मुझे तलाक दे देंगे ना? दाऊद का चेहरा फौरन संजीदा हो गया। क्या? अब दूसरी शादी कर लेंगे ना? वो बेख्तियार बोलती चली गई, लेकिन प्लीज मुझे तलाक मत दीजिएगा, खुदा के लिए मत दीजिएगा। इसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं अपनी पूरी दुनिया आप में तलाश कर बैठी हूँ। दाऊद चंद लम्हों तक इसे खामोशी से देखता रहा, फिर अगले लम्हे से अपने करीब खींच लिया। आयमा हैरत से साकित रह गई। दाऊद ने पहली बार इसे अपने बाजुओं की पनाह में लिया था। पागल लड़की, इसने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें क्यों तलाक दूंगा? आयमा की हिचकियां बंद गई थी। मैं क्यों दूसरी शादी करूंगा जब खुदा ताला ने मुझे इतनी खूबसूरत, नेक और मासूम सी बीवी दी है? आयमा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आंसू अब भी इसकी पलकों पर मौजूद थे, मगर इनमें हैरत शामिल हो चुकी थी। आप क्या कह रहे हैं? दाऊद की होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। सच कह रहा हूँ, इसने नरमी से जवाब दिया। हाँ, एक वक्त था जब मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी। आयमा का दिल धड़का, मगर वो खामोश रही। जब तुम हवेली में थी मैं तुम्हें देखता था। मुझे एहसास होता था कि तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, मगर मैं खुद भी टूटा हुआ इंसान था। इसकी आवाज में बरसों की थकन शामिल हो गई। मैंने अपनी माँ को हमेशा दौलत के पीछे भागते देखा। मोहब्बत, खुलूस, कुर्बानी, ये सब मेरे लिए सिर्फ किताबी लफ्ज थे। इसने गहरा सांस लिया। मुझे लगने लगा था कि हर औरत एक जैसी होती है, इसलिए मैंने कभी तुम्हें इस नजर से देखा ही नहीं। आयमा खामोशी से इसकी बात सुन रही थी। लेकिन फिर मैंने तुम्हारी जिंदगी देखी, तुम्हारी तकलीफ देखी, तुम्हारा सब्र देखा। इसने आहिस्ता से कहा, और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम हर इंसान को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। हर शख्स अपनी अलग जंग लड़ा होता है। इसकी नजरें आयमा के चेहरे पर जम गई। तुमने इतनी महरूमियां देखने के बावजूद नफरत करना नहीं सीखा।
तुमने जुल्म सहम कर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना नहीं छोड़ा। इसकी आवाज नरम हो गई और शायद यही वो लम्हा था जब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। आयमा की आंखों से आंसू एक बार फिर बह निकले, मगर इस बार इन आंसू में दर्द नहीं था। मुझे माफ कर दो। दाऊद ने धीरे से कहा, इस वक्त के लिए जब मुझे तुम्हारा सहारा बनना चाहिए था और मैं नहीं बन सका। इसके सर पर हाथ फेरा, लेकिन अब एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तलाक दूंगा और ना कभी दूसरी शादी करूंगा। इसकी आवाज में ऐसी यकीन दहानी थी कि आयमा के दिल के तमाम खौफ टूटकर बिखर गए, क्योंकि खुदा ताला ने मुझे एक बहुत ही प्यारी बीवी दी है और मैं अपनी इस नेमत की नाकदरी नहीं करना चाहता। अगले लम्हे आयमा की इसके सीने से लगी बरसों का दर्द, महरूमी, तन्हाई और खौफ आंसू की सूरत बहने लगा। दाऊद खामोशी से इसे अपने हिसार में लिए खड़ा रहा। कभी कभी जिंदगी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है, मगर फिर एक दिन इसे वो सब लौटा देती है जिसकी इसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आयमा को दौलत नहीं चाहिए थी, ना बड़ा घर, ना आसाइशें, इसे सिर्फ अपना ये चाहिए थी। और आज पहली बार इसे महसूस हुआ था कि वो अकेली नहीं है। इसका एक घर है, एक हमसफर है और एक ऐसा रिश्ता जो रहम से शुरू हुआ था मगर मोहब्बत पर मुकम्मल हुआ। और शायद यही मोहब्बत की सबसे खूबसूरत शक्ल थी।